नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं अमित खरवार। आज हम लोग DED SCBI सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 7 पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग यूनिट 1.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस यानी विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग यूनिट 1.3 साइंटिफिक इंक्वायरी इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज ज्ञान के विभिन्न कार्य क्षेत्र में वैज्ञानिक पूछताछ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पूछताछ का मतलब है यहाँ पे जो हम नॉलेज ले रहे हैं, यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो हम जानते हैं, उसे किस तरीके से हम उसे जस्टिफाई करें उस ज्ञान को। तो उस ज्ञान को जस्टिफाई करने के लिए हम वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पूछताछ के द्वारा उस ज्ञान को जस्टिफाई कर पाते हैं। तो हमारा वहाँ पे जो हमारा जो नॉलेज होता है वो 100% वैलिड होता है। यानी अगर हम वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उस ज्ञान को जस्टिफाई कर देते हैं तो वो जो नॉलेज होता है 100% श्योर होता है, 100% सही होता है। तो इसलिए वैज्ञानिक पूछताछ का बहुत ही महत्व है। तो वैज्ञानिक पूछताछ के द्वारा हम घटनाओं को जानने की इच्छा करते हैं कि इस घटना का कारण क्या है या घटना क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। जैसे मान लो वर्षा होती है, लेकिन होती है तो क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न जानने के लिए इसके रीज़न को जानने के लिए हम कोशिश करते हैं। या भूकंप क्यों आते हैं, तो इसका भी कारण जानने के लिए हम वैज्ञानिक पूछताछ के द्वारा ही हमें इसका आंसर मिल पाता है। ठीक है। तो इस तरह की घटनाओं को जानने के लिए हम घटनाओं को क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से अध्ययन करके निश्चित नियम एवं सिद्धांत को प्रतिपादित करने की प्रणाली को वैज्ञानिक पूछताछ या वैज्ञानिक विधि कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से समस्या समाधान का कोई भी विधि जिसमें कुछ तर्क संगत चरण अपनाए जाएं, वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पूछताछ कहलाते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पूछताछ के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से स्टेप वो फॉलो किए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है या वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या हैं और वैज्ञानिक विधि के लाभ क्या हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वास्तव में वैज्ञानिक विधि ही विज्ञान है। प्रकृति के तथ्यों, रहस्यों तथा उसकी घटनाओं को क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से अध्ययन करके निश्चित नियम एवं सिद्धांत को प्रतिपादित करने की प्रणाली को ही वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पूछताछ कहा जाता है। या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से समस्या समाधान की कोई भी विधि जिसमें कुछ तर्क संगत चरण अपनाए जाएं, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। अब यहाँ पे अभी तक हमने वैज्ञानिक विधि क्या होती है उसके बारे में जाना। अब वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से
स्टेप फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी वैज्ञानिक विधि के चरण कौन कौन से वो चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं वैज्ञानिक विधि में। तो पहला स्टेप है यहाँ पे, यह पहला चरण है समस्या को अनुभव करना। दूसरा है समस्या को परिभाषित करना। तीसरा समस्या का विश्लेषण करना। चौथा चरण है आंकड़ों को एकत्र करना। पांचवा चरण है आंकड़ों का अर्थ निकालना। छठवां परिकल्पना का विकास करना। सातवां चरण है सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन एवं परीक्षण। और आठवां है निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना। और जो लास्ट स्टेप है वो है नौवां सामान्यीकरण का नई परिस्थितियों में प्रयोग। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, समस्या को अनुभव करना। तो वैज्ञानिक विधि में जो हमारा पहला स्टेप आता है या पहला जो चरण है वो है समस्या को अनुभव करना। यानी जो समस्याएं हैं उसको हम पहले आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो इसमें समस्या को अनुभव करना कि उस समस्या का उद्भव कहाँ से एवं कैसे है। ठीक, समस्या का प्रकार क्या है। अध्यापक ऐसी परिस्थितियां प्रदान करे कि शिक्षार्थियों को कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता महसूस हो। ऐसे प्रश्न पूछे कि वे शिक्षार्थियों के लिए चिंतनशील सोच व तर्क के आधार पर हल होने वाली समस्याएं बन जाए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो समस्याएं हैं उसका हम आइडेंटिफाई करें, तभी हम उस समस्या के हल के बारे में जान पाएंगे। जब तक हम समस्या को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसका हल के बारे में उसे सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेन जरूरी है हमें समस्या को अनुभव करना। तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक विधि में ये जो पहला जो चरण है इसमें समस्या को महसूस करना या अनुभव करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसे खोजा जाता है, यानी उस समस्या का उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। फिर विद्यालय में ऐसे माहौल का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे विद्यार्थी है वो समस्या का पहचान कर सके, या शिक्षक को चाहिए कि वे शिक्षार्थियों के चिंतनशील सोच व तर्क के आधार पर हल होने वाली समस्याओं की पहचान में मदद करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि घरों में अपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिनचर्या में होती हैं। जैसे हम लोग पानी बॉयल करते हैं, तो जो पानी जो बॉयल होता है वो पानी बॉयल क्यों होता है, अगर वो क्वेश्चनिंग वहाँ पे पुटअप किया जाए तो धीरे धीरे जो विद्यार्थी होते हैं उनमें इस तरह की सोच डेवलप होगी जिससे कि वे अपने तर्क शक्ति के द्वारा क्वेश्चनिंग करेंगे और क्वेश्चन करने की उनमें क्षमता डेवलप होगी, यानी समस्याओं को पहचान कर पाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो स्टेप है समस्या को अनुभव करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब इसके बाद हमारा जो दूसरा जो चरण है वैज्ञानिक विधि का वो है समस्या को परिभाषित करना। तो इसमें पॉइंट है समस्या की जानकारी होना, यानी जो समस्या है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि वो समस्या क्या है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। समस्या को अर्थपूर्ण बनाना, यानी वो अर्थपूर्ण हो, जो समस्या है वो कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकले, ऐसा होना चाहिए समस्या। और समस्या को समाधान करने योग्य बनाना चाहिए, यानी जो समस्या है अब उसे हम क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, उसके समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आगे इसमें है शिक्षार्थी अब समस्या को परिभाषित करता है, यानी पहले
आइडेंटिफाई किया गया, फिर उसके बाद समस्या को आइडेंटिफाई किया गया, यानी पहचान किया गया या उसका अनुभव किया गया। अब जो दूसरा स्टेप था इसमें समस्या को परिभाषित करना, तो इसमें क्या करता है शिक्षार्थी जो होता है अब समस्या को परिभाषित करता है, यानी उस समस्या को अर्थपूर्ण बनाता है या उस समस्या के समाधान के लिए सलूशन ढूंढता है। ठीक है, अब क्या है शिक्षक को समस्या परिभाषित करने में शिक्षार्थी की सहायता करनी चाहिए। अगर वहाँ पे जो विद्यार्थी है खुद से वो समस्या को परिभाषित नहीं कर पा रहा है, खुद से वो अर्थपूर्ण ढंग से वो उस समस्या को नहीं, अपने बातों को सही रूप में नहीं रख पा रहा है, तो इसके लिए टीचर को हेल्प करनी चाहिए। अगला है शिक्षार्थी को कहे कि वे अपने अवलोकन के आधार पर समस्या को परिभाषित करें और कक्षा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करें। यानी यहाँ पे जो टीचर है वो हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की, किस तरीके से और किस तरीके से करेगा कि उस स्टूडेंट से बोलेगा कि जो समस्या है उसको ऑब्जर्व करो, यानी अवलोकन, उसका अवलोकन करो और उस अवलोकन के आधार पर उस समस्या को परिभाषित करो। तो ये यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जैसे यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था या जो अनुभव किया था कि जो पानी है वो बॉयल हो रहा है, यानी उबलता पानी, उसको हमने क्या किया ऑब्जर्व किया। अब उसको परिभाषित करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, जैसे पानी क्यों उबल रहा है, तो यहाँ पे हम उस समस्या को हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ उसका मीनिंग निकल रहा है। पानी क्यों उबल रहा है तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। उस समस्या का जब अर्थ निकलेगा तभी हम उसका समाधान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। इसके बाद जो है तीसरा स्टेप हमारा है समस्या का विश्लेषण करना। यानी इसमें क्या करते हैं समस्या से संबंधित संकेतों को पहचान करते हैं। दूसरा है विभिन्न संकेतों के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करना। तो यहाँ पे समस्या से संबंधित संकेतों को पहचानना मतलब ये हो गया कि अब समस्या तो हमारे पास है, अब उस समस्या के लिए हम कुछ न कुछ एक उसमें संकेत ढूंढेंगे जिससे हम उस समस्या के हल तक पहुंच जाए। तो उस समस्या का हम पहले विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण जब करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ हमें हेल्प मिलेगा, यानी कुछ न कुछ वहाँ पे हमें सुराग मिलेगा, संकेत मिलेगा। तो यहाँ पे जब शिक्षार्थी अब कुछ संकेत शब्द ढूंढते हैं, यानी जो हमारा जो अभी इसके पहले हम लिए थे कि एग्जाम्पल लिए थे कि जो पानी है क्यों उबल रहा है, तो यहाँ पे जो समस्या था हमारा क्या था, उबलता पानी था। तो समस्या, मेन समस्या हमारा क्या है वहाँ पे, पानी क्यों उबल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो संकेत शब्द हो गया वो क्या हो गया, उबलता पानी, या जो पानी है पानी उबलता है या उबलता पानी। तो ये क्या हो गया, एक संकेत शब्द हो गया जो एक सुराग देता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पानी बॉयल हो रहा है उसे हम अलग अलग परिस्थितियों में देखेंगे। जैसे हम कई तरह के बर्तन यूज करेंगे, जो पानी हमारा बॉयल हो रहा है उसको कई तरह की जो परिस्थितियां हैं उसमें हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका, उस समस्या का। तो हम जो बर्तन लेंगे अलग अलग, जैसे कई तरह के बर्तन होते हैं, कुछ ऐसे जो बर्तन होते हैं जिनका जो आधार होता है, यानी उसका जो बेस होगा वो काफ़ी चौड़ा होगा, उसकी जो सतह होगी काफ़ी चौड़ी होगी। और कुछ ऐसे बर्तन लेंगे जिसका जो आधार है या फिर जो
जो उसका जो बनावट है उस बर्तन का वो काफ़ी पतला है या काफ़ी छोटा है, तो उसमें हम रख करके पानी बॉयल करेंगे। दोनों परिस्थितियों में देखेंगे कि हमारा जो पानी है किसमें जल्दी बॉयल हो रहा है, ये एक साथ हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। या ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रेशर देकर अलग अलग परिस्थितियों में हम उस पानी को बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो समस्या था उसका हम विश्लेषण कर रहे थे, यानी उसके लिए हम कुछ न कुछ उसके लिए उसके सलूशन के लिए हम संकेतों को पहचान रहे थे, और संकेतों को पहचानने के साथ साथ उसमें सहसंबंध भी स्थापित कर रहे थे, उससे रिलेट कर रहे थे उस समस्या से संबंधित। अब अगला स्टेप है आंकड़ों को एकत्र करना। आवश्यक एवं संबंधित आंकड़ों को पहचान करना। दूसरा पॉइंट है आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करना। अब इस स्टेप में क्या करते हैं, शिक्षक समस्या समाधान हेतु सुझाव देता है। शिक्षार्थी इन सुझावों के माध्यम से अपनी समस्या से संबंधित प्रमाण एकत्र करते हैं। शिक्षार्थी को सूचनाओं को जानने और एकत्र करने के तरीकों का अभ्यास देना चाहिए। इसके लिए शिक्षार्थी कई तरीके प्रयोग कर सकते हैं, कई तरीकों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मॉडल, चित्र, भ्रमण या पाठ्य पुस्तकें आदि। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप में यानी आंकड़ों को जब हम एकत्र करते हैं, इस स्टेप में शिक्षक आंकड़ों को उपलब्ध कराने में शिक्षार्थी की मदद करते हैं। साथ ही आंकड़े उपलब्ध कराने के तरीकों को बताते हैं कि हम कौन कौन से तरीके का यूज करें ताकि हम उस आंकड़े को एकत्र कर सकें, और आंकड़ों के स्रोत के बारे में बताते हैं कि वो हम आंकड़े कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शिक्षक केवल एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी वो केवल एक दिशा निर्देश करता है कि जो आप आंकड़े ढूंढोगे या उसे जो कलेक्ट करोगे, एकत्र करोगे, वो कहाँ से करोगे, तो उसके बारे में शिक्षक बताता है। जैसे अनेक प्रकार के तरीके बताते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, इंटरनेट के माध्यम से आप एकत्र कर सकते हैं उस आंकड़ों को, या बुक के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से। साथ ही आप जो समस्या को विश्लेषण कर रहे थे, विश्लेषण के साथ साथ उसमें आप उस समस्या से संबंधित और भी आंकड़े आप एकत्रित करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है, इस स्टेप में आंकड़ों को एकत्र करना है। कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे या कौन कौन से तरीके के द्वारा हम आंकड़ों को एकत्र करेंगे। तो एक तो हो सकता है कि आप खुद से उसको एकत्र करो, और दूसरा है किसी के हेल्प लेकर आप उस आंकड़ों को एकत्र करो। जैसे यहाँ पे बताया गया है मॉडल के द्वारा या मॉडल, चित्र, भ्रमण या पाठ्य पुस्तक के द्वारा। ठीक है, अब जो पांचवा हमारा चरण है वैज्ञानिक विधि का, वो है आंकड़ों का अर्थ निकालना। इसमें क्या होता है, आंकड़ों या प्रमाणों का व्यवस्थितकरण या अनुवाद करना। यानी जो हमारे पास आंकड़े एकत्र हुए हैं उसको आप प्रमाणित करोगे, या जो आंकड़े जो लोगे वो प्रमाणित आंकड़े लोगे और उसका व्यवस्थित करोगे। ठीक है, दूसरा है पॉइंट इसमें, आंकड़ों या प्रमाणों का आवश्यकता के अनुरूप वर्गीकरण करना। यानी जो हमारे पास आंकड़े एकत्र हुए हैं
उन आंकड़ों को हमें किस तरीके से यूज करना है, यानी अपने आवश्यकता के अनुरूप उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस आंकड़ों को यूज करेंगे। आगे क्या है इसमें, यह एक महत्वपूर्ण और कठिन चरण है क्योंकि इसमें चिंतनशील सोच की आवश्यकता है। शिक्षार्थी आंकड़ों में समानता व विभिन्नता के अनुसार वर्गीकृत करते हैं और प्रश्नों के उत्तर देने व विचारों के परीक्षण हेतु प्रयोग चुनते हैं। यानी जो आंकड़े एकत्र हुए हैं उसमें कुछ न कुछ समानताएं होंगी या कुछ न कुछ विभिन्नताएं होंगी, तो उसके अनुसार आप उसको वर्गीकृत करोगे। वर्गीकृत करके आप उसका अर्थ निकालोगे, उस आंकड़े का अर्थ निकालोगे। ठीक है। अब जो छठवां स्टेप है या जो छठवां जो हमारा चरण है वो है परिकल्पना का विकास। क्या है, समस्या के अनुरूप परिकल्पना का निर्माण करना या परीक्षण करने योग्य परिकल्पना का निर्माण करना। इसमें क्या होता है, आंकड़ों का अर्थ निकालकर और इन्हें व्यवस्थित करने के बाद शिक्षार्थी से कहा जाता है कि वे दिए गए प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालें और निष्कर्षों के आधार पर परीक्षण करने के तरीके बताएं। वैज्ञानिक विधि के इस चरण में समस्या को हल करने के क्रम में संभावित समाधानों के लिए कथन दिए जाते हैं जिन्हें परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना से संभावित समाधान होता है, यानी हमारा जो परिकल्पना है उसका यूज क्या है, परिकल्पना के द्वारा हम टेंटेटिव सॉल्यूशन यानी संभावित समाधान कर सकते हैं। उसमें कई तरह के समाधान को हम लेते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। यानी जो हमारे पास आंकड़े एकत्र हुए थे, पांचवें स्टेप में क्या था, आंकड़ों को एकत्र किए थे, आंकड़ों का अर्थ निकाल रहे थे पांचवें स्टेप में, और उसके आंकड़ों को अर्थ निकालकर हम उसे व्यवस्थित किए थे। व्यवस्थित करने के बाद उन प्रमाणों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्षों के आधार पर हम परीक्षण करते हैं और परीक्षण के आधार पर हम परिकल्पना तैयार करते हैं। ठीक है। और साथ ही इस स्टेप में यानी परिकल्पना के विकास के स्टेप में हम आंकड़ों को बार बार प्रयोग करके परीक्षण करना होता है। यानी जो हमारे पास आंकड़े हैं उसको बार बार हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद उसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद हमें जो आंकड़े मिले थे उन आंकड़ों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है। इसके बाद का स्टेप है यानी सातवां जो स्टेप है, सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन एवं परीक्षण। इसमें क्या है, समस्या के समाधान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन करना। बहुत सारी परिकल्पनाओं में से एक परिकल्पना का चुनाव करने के लिए हम विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके लिए प्रासंगिक आंकड़ों का चुनाव, व्याख्या और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थी चर्चा करके या प्रयोग द्वारा सबसे उपयुक्त परिकल्पना का चुनाव कर सकते हैं और चुनी हुई परिकल्पना का प्रयोग द्वारा पुनः परीक्षण किया जाता है ताकि पता लगा सके कि वह जो परिकल्पना है वह सही है या नहीं। तो मेनली जो हम इस स्टेप में जो परिकल्पना का जो चयन कर रहे हैं वो सबसे जो अधिक उपयुक्त है परिकल्पना, उसका हम इस स्टेप में चयन करते हैं। आंकड़ों के आधार पर हम उसका व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने के बाद उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद उसे हम परीक्षण करते हैं और परीक्षण के आधार पर ही हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि
ये जो इसका जो रिजल्ट आया वो कितना सही है और कितना नहीं। और अगला इसमें जो चरण है वो है निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना। पहला पॉइंट है संबंध स्थापित करना और दूसरा है समानताओं और असमानताओं को पहचानना। इसमें क्या है, वैज्ञानिक विधि के इस चरण में हम आंकड़ों या प्रमाणों के विश्लेषण एवं परिणामों के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है जो नए ज्ञान की वृद्धि करते हैं और जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार एवं विकास लाया जाता है। सामान्यीकरण करने के लिए एक साथ कई प्रयोग किए जा सकते हैं जिनका परिणाम वही हो जो हमने निष्कर्ष निकाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समस्या के सामान्यीकरण करने के लिए हम कई प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रयोगों के आधार पर जो हमारा निष्कर्ष निकलता है वो हमेशा अगर एक सा बना रहे तो उसे हम जनरलाइज करते हैं। यानी सामान्यीकरण करने के लिए एक साथ कई प्रयोग किए जाते हैं जिनका परिणाम वही रहता है जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि कई बर्तनों में हमने पानी को बॉयल किया था, तो सभी बर्तनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी जो पानी जो उबलने का जो टेम्परेचर है सभी में क्या है, सेम है। हमने देखा कि सभी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पानी बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उसका कि जो समस्या है उसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, सामान्यीकरण करके हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और सबसे जो लास्ट चरण है वो है सामान्यीकरण का नई परिस्थितियों में प्रयोग। शिक्षार्थियों को चाहिए कि वे सामान्यीकरण का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करें। इससे शिक्षण कक्ष की परिस्थितियों व वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में दूरी कम होगी। यानी जो वास्तविकता है उसमें और जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो वहाँ से और जो वास्तविक आपका जो जीवन है यानी दैनिक जो जीवन है उससे आप उसको को रिलेट कर पाओगे उस समस्या को, और समस्या को को रिलेट करने के बाद आप उसका सामान्यीकरण करते हो। सामान्यीकरण करने के बाद आप उसे नई परिस्थितियों में प्रयोग करते हो। अब यहाँ पे वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, कार्ल पियर्सन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, तथ्यों का सावधानीपूर्ण सही वर्गीकरण, उनके क्रम एवं सहसंबंधों का अवलोकन और सृजनात्मक सोच व आत्म आलोचना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज की जाती है। यानी जो तथ्य होते हैं, तथ्यों को हम क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं या उसको वर्गीकरण करते हैं या उसको एक सीक्वेंस में लाते हैं और उसमें सीक्वेंस में लाने के बाद हम उसमें को रिलेशन करते हैं यानी सहसंबंध स्थापित करते हैं और देखते हैं कि उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके आधार पर हम उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वैज्ञानिक विधि में, तो पहला है इसमें विशेषता वैधता यानी वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है, यानी हर जगह वो वैध हो, ऐसे सिद्धांत नियम जो हर जगह वैलिड हो तो उसको वैधता बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लो आप अगर आपको बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर वहाँ पे अनुमान लगाता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारी है, लेकिन वो एग्जैक्ट कंफर्म नहीं होता है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए वो क्या कराता है, आपको जांच कराता है। तो जांच जब हो जाता है तब आपको वो वहाँ पे जो बीमारी है वो
पता चल जाती है कि हाँ यही बीमारी है, तो वहाँ पे वो जो रोग है वो वही रोग है जो डॉक्टर ने बताया, तो वहाँ पे वो वैलिड हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा है विश्वसनीयता, यानी इसमें विश्वसनीयता होती है, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं क्योंकि 100% यह क्या होता है, सत्य होते हैं। वैज्ञानिक विधि के आधार पर जो नियम सिद्धांत बनाए जाते हैं वो 100% सत्य होते हैं। क्यों होते हैं सत्य? क्योंकि उसको वेरीफाई किया जाता है। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। चौथा उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण। पांचवा परिकल्पना का निर्माण, यानी टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी जो अगर समस्या है तो उसके लिए हम विभिन्न तरह के समस्या का हल के लिए विभिन्न तरीकों का यूज करते हैं, वही है वहाँ पे निर्माण करते हैं अपने समस्या को सॉल्व करने के लिए, तो परिकल्पना का निर्माण ये हो जाएगा। छठवा है विश्लेषण और व्याख्या, यानी जो समस्या है उसका हम विश्लेषण करते हैं आंकड़ों के आधार पर और उसकी व्याख्या करते हैं। सातवां है तर्क संगत प्रस्तुतिकरण और आठवां है निष्कर्ष और सुझाव। अब वैज्ञानिक विधि के लाभ। वैज्ञानिक विधि से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक विधि में जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, जिससे वे समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से वो सॉल्यूशन कर पाते हैं। दूसरा है तार्किक चिंतन का विकास, यानी उसमें तार्किक चिंतन का विकास होता है, किसी भी समस्या के ऊपर वो तर्क चिंतन करते हैं, तो तार्किक चिंतन का विकास होता है उसमें। और अगला पॉइंट है अवलोकन की क्षमता का विकास होता है, यानी ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी समस्या को हल करने के लिए, तो यहाँ पे इसकी क्षमता का विकास होता है। और अगला पॉइंट है व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति। व्यवस्थित का मतलब जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम व्यवस्थित कर पा रहे हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट कर पा रहे हैं, किस क्रम में हम उसको ला पा रहे हैं, जिससे कि जो हमारा जो नॉलेज है वो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। ऐसा नहीं कि हम जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम इधर उधर बिना सीक्वेंस में रख दिए, सीक्वेंस में न रख करके बिना सीक्वेंस में रख दिए, तो उसका जो अर्थ है वो सही रूप में नहीं आएगा। तो ठीक, तो यहाँ पे होती है, उससे हमारा क्या हुआ, नॉलेज प्राप्त होता है। और अगला पॉइंट है विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और लास्ट वाला है निष्कर्षों तक पहुंचने की क्षमता का विकास, यानी जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वहां तक हम कैसे पहुंचे, इनका विकास होता है वैज्ञानिक विधि के द्वारा। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोजबीन का एक उपागम है जो निम्नलिखित गुणों से लाभान्वित होता है। जैसे पहला है, कौन कौन से इसमें गुण होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा। तो पहला तो है जिज्ञासा, दूसरा है निष्पक्षता, तीसरा खुली मानसिकता, चौथा दृढ़ प्रतिज्ञा, पांचवा नम्रता, छठवां असफलताओं को दूर करने की क्षमता का विकास। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा हम इन सभी गुणों का विकास कर पाते हैं। वैज्ञानिक मनोवृत्तियां सबसे उपयोगी हैं, जैसे खुली मानसिकता, आलोचनात्मक मानसिकता, प्रमाणों के लिए आदर, स्थगित निर्णय, बौद्धिक ईमानदारी, अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहना, सत्य की खोज, जिज्ञासा और तार्किक चिंतन आदि।
शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की सारी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। शिक्षक की है। वे स्वयं शिक्षार्थियों के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। उनके व्यवहार में बौद्धिक ईमानदारी, दूसरों के विचार के प्रति आदर और निरपेक्षता झलकनी चाहिए। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास विद्यार्थियों में करने के लिए शिक्षक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए इसमें शिक्षक को सहायता करनी चाहिए विद्यार्थियों को, ताकि वो उसमें वैज्ञानिक सोच डेवलप हो, वैज्ञानिक जो सोच है उसमें डेवलप हो सके। है आगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वास्तव में नई या समस्यात्मक परिस्थितियों में प्रदर्शित कई आदतों, संवेदनाओं और समरूपता से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्तियों का मिश्रण है। वैज्ञानिक मनोवृत्तियां सामान्यतः वैज्ञानिकों की बौद्धिक व भावात्मक प्रतिक्रियाओं से संबंधित हैं। ये आदतें प्रतिदिन की संवेदनाओं और सोच से संबंधित हैं। केवल वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि सभी की अंधविश्वास वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में मानसिक रुकावटें हैं। यानी जो अंधविश्वास हमारा होता है, उस पे उसको अगर दूर करना है तो हम दूर करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना बहुत ही अति आवश्यक है। आगे, विद्यालयों में पठन पाठन से संबंधित कार्य अभ्यास करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे सही मनोवृत्तियों का प्रयोग करने और उन्हें मजबूत बनाने के अवसर मिलते हैं। साथ ही सत्य को पता लगाने हेतु प्रयोग करने चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि जब तक पर्याप्त प्रमाण इकट्ठे न हो, निर्णयों को स्थगित कर देना चाहिए। शिक्षार्थियों को बताना चाहिए कि वे आलोचनात्मक व परिशुद्धि अवलोकन करें और बताएं जो वे देखते हैं और सही समझते हैं। उनकी नकल करने की और हर बात को बिना प्रमाण के मानने की आदतों को सुधार हेतु प्रयोग में लाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम सभी वैज्ञानिक विधि क्या है, वैज्ञानिक विधि के चरण क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं वैज्ञानिक विधि की, और उसके लाभ क्या हैं, और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में आज हमने जाना। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आपको ग्रुप में सेंड कर देना है, ताकि आपका मूल्यांकन हो सके। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि क्या है, इसकी चरणबद्ध व्याख्या करें। और दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।